आज मैं आपको एक ऐसे माफिया की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए न सिर्फ सियासत को कवच के तौर पे इस्तेमाल किया, बल्कि अपराध व राजनीतिक के दम पे उसने करोड़ों नहीं बल्कि अरबों का आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर लिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरी टुकड़ा। बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि आज मैं आपको माफिया अतीक अहमद के बारे में कई ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो शायद ही इससे पहले आपने कभी सुना होगा। एक ऐसा अपराधी जिसने अपने शहर से आपराधिक दुनिया में कदम रखा और वर्षों तक राज किया, फिर उसी शहर में उसे खाक में मिला दिया गया। ये कहानी तब शुरू होती है जब प्रयागराज इलाहाबाद हुआ करता था। प्रयागराज में रहने वाला एक सामान्य परिवार का लड़का, जिसके पिता तांगा चलाते थे, लेकिन वो खुद इतना महत्वाकांक्षी था कि पैसों के खातिर जुर्म की दुनिया में कदम रखकर कुछ ही दिनों में अपराध जगत का बेताज बादशाह माफिया अतीक अहमद बन गया। अतीक के खिलाफ पहली एफआईआर सन 1983 में दर्ज हुई। उस वक्त उसकी उम्र महज 18 साल थी। कुछ ही वर्षों में अतीक का आतंक पूरे शहर में फैल गया। वह जिले की कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनने लगा। एक वक्त ऐसा भी आया जब अतीक और उसके करीबियों पर पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने का खतरा मंडराने लगा। पुलिस के इस एनकाउंटर से बचने के लिए अतीक ने एक ऐसा रास्ता निकाला जिसके बाद पुलिस उसे पकड़ने की बात तो दूर, उसे छू भी नहीं सकती थी। इसके लिए उसने सांप्रदायिक कार्ड खेला और 1989 में यूपी में हुए विधानसभा चुनाव में इलाहाबाद वेस्ट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे किस्मत आजमाई। 1989 के इस चुनाव में तत्कालीन पार्षद और अतीक जैसा ही आपराधिक छवि वाला चांद बाबा भी इस चुनावी मैदान में उतरा था। अतीक को यह बात रास न आई और उसने वोटिंग के बाद और नतीजे आने से पहले ही रोशनबाग इलाके में कबाब पराठे की दुकान पर अपने गैंग के साथ मिलकर गोली और बमों से चांद बाबा को मौत का घाट उतार दिया और वह खुद माननीय विधायक बन गया। इसके बाद वह इसी इलाहाबाद सिटी वेस्ट सीट से 1991, 1993, 1996 और 2002 में लगातार जीत हासिल करता रहा। लेकिन जब जून 1995 में लखनऊ गेस्ट हाउस कांड हुआ था तो उसके मुख्य आरोपियों में से एक बाहुबली अतीक अहमद भी था, जिन्होंने मायावती पर हमला किया था। मायावती ने गेस्ट हाउस कांड के कई आरोपियों को माफ कर दिया था, लेकिन अतीक अहमद को नहीं बख्शा था। मायावती सत्ता में आने के बाद अतीक अहमद की उल्टी गिनती शुरू हो गई और जब जब बासपा सरकार में आई, अतीक अहमद हमेशा निशाने पर रहे। मायावती शासनकाल में अतीक अहमद पर कानूनी शिकंजा कसने के साथ साथ उसकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने से लेकर कई बड़ी कार्रवाई की गई। यूपी में मायावती सरकार में अतीक अहमद जेल के सलाखों में रहे। बासपा के दौर में अतीक का कार्यालय गिराने के साथ उसकी संपत्तियों को जब्त करवाकर जेल भेजा गया और प्रयागराज में उसकी राजनीतिक पकड़ को कमजोर ही नहीं बल्कि पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। फिर आया साल 2004, जिसमें कई पार्टियां बदलने के बाद फिर से सापा में न सिर्फ अतीक अहमद की वापसी हुई बल्कि वह मुलायम सिंह की पार्टी से उसे फूलपुर से सांसद चुना गया, जो कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सीट हुआ करती थी। 2004 में सांसद चुने जाने के बाद अतीक ने जिस भी चुनाव में किस्मत आजमाई, उसे हर जगह कामयाबी मिली। फिर 25 जनवरी 2005 को प्रयागराज में एक ऐसी घटना घटी जो न सिर्फ इतिहास बन गई बल्कि उसने अतीक और उसके परिवार के सियासी करियर को तबाह करके रख दिया। दरअसल सांसद बनने के बाद अतीक को विधानसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ी। अतीक ने अपने इस्तीफे से खाली हुई सीट पर अपने छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को सपा का टिकट दिलवा दिया। अशरफ के मुकाबले बीएसपी ने राजू पाल को टिकट दिया। दो बाहुबलियों की लड़ाई में अशरफ चुनाव हार गया और राजू पाल को विधायक चुन लिया गया। विधायक बनते ही राजू पाल पर कई जानलेवा हमला हुए और वो बच गए, लेकिन 25 जनवरी 2005 को शहर के धूमनगंज इलाके में विधायक राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। विधायक की हत्या का आरोप अतीक और अशरफ पर लगा। इस मामले में दोनों भाइयों को बाद में जेल भी जाना पड़ा। राजू पाल की हत्या के बाद सिटी वेस्ट सीट पर दूसरा उपचुनाव हुआ
और अशरफ विधायक चुन लिया गया। लेकिन इसी सीट से साल 2007 के चुनाव में अशरफ और 2012 में अतीक को हार का सामना करना पड़ा। राजूपाल हत्याकांड के बाद अतीक को 2009, 2014 और 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। फिर आया 24 फरवरी 2023 का वो दिन जिसके बाद अतीक अहमद के अंत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। दरअसल 2005 में हुई राजूपाल की हत्या के मामले में उमेश पाल मुख्य गवाह थे और उन्होंने राजूपाल की हत्या के मामले में अपनी अंतिम गवाही देनी थी। अगर वो अपनी गवाही दे देता तो अतीक अहमद सहित उसके गैंग के कई लोगों को सजा हो जाती। 24 फरवरी 2023 को करीब 4:30 बजे उमेश पाल कार से वापस सुलेम सराय धूमनगंज स्थित अपने घर जा रहे थे। जैसे ही गेट पर गाड़ी रोककर उमेश पाल उतरे, पहले से घात लगाए बदमाशों ने उन्हें कई गोलियां मारी। इस दौरान बदमाशों ने बम भी चलाए। बम और गोलियों की बौछार से पूरा इलाका थर्रा गया। हमलावर वहां से फरार हो गए। उमेश पाल, सिपाही संदीप और राघवेंद्र लहूलुहान पड़े थे। तीनों को SRN हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने करीब 1 घंटे बाद उमेश पाल को मृत घोषित कर दिया। आजमगढ़ निवासी सुरक्षा गार्ड संदीप निषाद की भी अस्पताल में मृत्यु हो गई। हत्याकांड के अगले ही दिन 25 फरवरी को माफिया अतीक के साथ कई लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई। उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने माफिया अतीक अहमद, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, बरेली जेल में बंद भाई पूर्व विधायक अशरफ, मोहम्मद मुस्लिम, गुलाम, अतीक के बेटे और अतीक के अन्य सहयोगियों के खिलाफ साजिश, हत्या सहित अन्य गंभीर धाराओं में धूमनगंज थाने में मामला दर्ज कराया। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक माफिया अतीक अहमद के परिवार के सदस्यों के खिलाफ अब तक 160 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि सिर्फ अतीक को 100 से अधिक मामलों में नामजद किया गया है। उसके भाई अशरफ पर 52 मामले, पत्नी शाइस्ता पर 3 और बेटे अली पर 4 और उमर अहमद पर 1 मामला दर्ज है। वैसे इससे पहले योगी आदित्यनाथ के सरकार में आते ही सभी अपराधियों के साथ अतीक और उसके गैंग के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की गई, लेकिन अतीक के गुनाह की दुनिया का खात्मा होना भी बाकी था। जानकारी के मुताबिक अब तक अतीक और उसके परिवार की 11,684 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। वहीं 751 करोड़ की अवैध संपत्तियों का ध्वस्तीकरण किया गया, जिससे अतीक और उसके साथियों को हर साल 1200 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। लेकिन उमेश पाल की हत्या के बाद पुलिस फिर से हरकत में आई और ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की। और बाद जो 24 फरवरी को कथित तौर पर हत्यारों के वाहन का चालक था, 27 फरवरी को प्रयागराज में एक मुठभेड़ में मारा गया। उस्मान उर्फ विजय चौधरी 6 मार्च को प्रयागराज में एक अन्य कथित मुठभेड़ में मारा गया। झांसी में 13 अप्रैल को यूपी STF ने अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर मोहम्मद गुलाम को झांसी के मुठभेड़ में मार गिराया। फिर 15 अप्रैल 2023 का वो दिन आया जब अपराध जगत के बादशाह को उसी के शहर में एक अपराधी के हाथों अंत होना लिखा था। दरअसल अपने अपराध के कई मामलों में सजा काट रहे अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को 15 अप्रैल को मेडिकल जांच के लिए जेल से प्रयागराज के एक सरकारी अस्पताल ले जाते वक्त 3 अपराधियों ने पुलिस और मीडिया के सामने गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। अपराधियों ने मात्र 40 सेकंड में इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें उन्होंने 18 राउंड फायरिंग की। तीनों अपराधियों का नाम लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सन्नी सिंह बताया जा रहा है। अतीक की हत्या के बाद सरकार भी हरकत में आई, जिसके वजह से सुरक्षा में तैनात 17 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं और 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद पूरा उत्तर प्रदेश सन्न रह गया। एक तरफ जहां हत्या के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई, वहीं दूसरी ओर जिन लोगों ने अतीक की हत्या की उनसे पूछताछ जारी है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 6 आरोपी अब तक मारे जा चुके हैं। अरबाज, असद, गुलाम और विजय चौधरी का एनकाउंटर हुआ, वहीं अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि अतीक की पत्नी शाइस्ता, शूटर अरमान, गुड्डू मुस्लिम और साबिर फरार है। और इस तरह एक माफिया युग का अंत हुआ। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अतीक और अशरफ का पुलिस कस्टडी में मीडिया और पुलिस के सामने 3 अपराधियों द्वारा मर्डर होना कहां तक न्याय संगत है। और सवाल ये भी उठता है कि पुलिस सुरक्षा देने में कहां चूक गई और क्यों चूक गई, क्योंकि संविधान ने हर एक अपराधी को कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखने का अधिकार दिया है और कोर्ट तय करेगी कि कोई व्यक्ति अपराधी है या नहीं।
यदि वो अपराधी है तो उसकी सजा क्या होगी। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए खबरी टुकड़ा को सब्सक्राइब करें।